नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद आज हम लोग उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम के किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी विलम्ब से ये लिया गया टॉपिक है, क्योंकि विलम्ब से लेने का उद्देश्य ये था कि अब आप लोग इस के कर्तव्य दायित्वों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि आपने तमाम वित्तीय नियमों की आपको जानकारी हो चुकी है। लगभग 50 से ज़्यादा वीडियो वित्तीय नियमों पर अपलोड है। सहायक कुल सचिव के प्लेलिस्ट में जाकर आप जितने भी वीडियो वित्तीय नियमों के हैं उनको आप जरूर बार बार पढ़िएगा। अगर उनको आपने लगातार नहीं पढ़ा तो आप वित्तीय नियमों में, यानी कि उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम का जो 33% नंबर का होता है उसमें आप 40 नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। ध्यान रहे, नंबर बहुत ज़्यादा कटेंगे इस प्रश्न पत्र पर, क्योंकि सटीक और सही जानकारी की अपेक्षा करता है एग्जामिनर। तो आप लोग गंभीरता से पिछले सारे वीडियो बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। टू द पॉइंट तैयार रखना है, उसमें कहानी नहीं सुनानी है, बल्कि टू द पॉइंट आपको जवाब लिख देना और अंक पूरे मिल जाएंगे। और मेरे सारे वीडियो टू द पॉइंट हैं, उसमें निबंध नहीं लिखे गए हैं, बल्कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लिखे गए हैं। और उसमें जो कुछ मैंने बताया है उन सबका उल्लेख आप डीडीओ के कर्तव्य दायित्व में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि डीडीओ उन्हीं नियमों को तो फॉलो करता है जो नियम हम वित्तीय रूल्स में पढ़ते हैं। वही काम एक कार्यालयाध्यक्ष जब आरंभ वितरण अधिकारी का कार्य करता है तो उन्हीं नियमों को देखता है कि जो देयक प्रस्तुत किए गए हैं उसमें उन नियमों को पालन किया गया है अथवा नहीं पालन किया गया है। और इन्हीं चीज़ों को जब कोषागार में देयक प्रस्तुत किए जाते हैं तो कोषाधिकारी और वहाँ पर तैनात लेखाकार लोग भी यही काम देखते हैं कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं। तो आप देखिए स्क्रीन में डीडीओ के कर्तव्य दायित्वों के बारे में वर्णन किया गया है। ध्यान रहे, 1973 में एक बात और बता दूं, मेरे आप वीडियो को बहुत गंभीरता से सुना कीजिए, क्योंकि आपके स्क्रीन में तो चीज़ें लिखी रहेंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें ऐसी बीच बीच में आएंगी जो आपके परीक्षा के समय, आपके शासकीय सेवा में कार्य करते समय अनुभवजन्य होंगी और समझने और लिखने और उसके अनुसार काम करने में आपको आसानी होगी जीवन में। तो देखिए, जो आहार वितरण अधिकारी होता है वह भी किसी न किसी विभाग का कार्यालयाध्यक्ष होता है। अगर वो कार्यालयाध्यक्ष नहीं भी होता है तो एक राजपत्रित अधिकारी होता है। और 1973 में एक शासनादेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रशासनिक विभाग का मतलब होता है सरकार के अधीन सचिवालय में जो विभाग होते हैं उन्हें हम प्रशासनिक विभाग कहते हैं। जैसे कि सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, सचिवालय का सिंचाई विभाग, सचिवालय का कृषि विभाग, तो वो प्रशासनिक विभाग हुआ। और जो उसके अधीनस्थ अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव अफसर होते हैं उनको हम निदेशक कहते हैं, या कहीं आयुक्त कहते हैं, या हम कहीं मुख्य अभियंता कहते हैं। वो निदेशालय होते हैं, वो क्रियात्मक इकाई हैं। क्रियात्मक इकाई को हम निदेशालय कहते हैं और प्रशासनिक इकाई को हम शासन कहते हैं। तो प्रशासनिक विभाग का आशय शासन में जो विभिन्न विभागों के सचिव हैं जिनके अधीन वो काम करते हैं तो उसको हम प्रशासनिक विभाग कहते हैं। तो प्रशासनिक विभाग को अधिकार दिया गया था कि जिलों में वो अपने विभाग के जितने भी अपने विभाग से संबंधित जितने कार्यालय हैं वहाँ डीडीओ तैनात करें। तो पहले एक जिले में कई डीडीओ होते थे। मान लीजिए कृषि विभाग के 5 कार्यालय हैं तो 5 कार्यालय में 5 डीडीओ हो जाते थे, ठीक है। तो लेकिन उसके पश्चात एक नियम बनाया गया, एक शासनादेश जारी किया गया कि डीडीओ की संख्या कम की जाए। प्रत्येक जिले में या मंडल में जितने भी एक विभाग से संबंधित कार्यालय होंगे उनका डीडीओ एक रखा जाए, जिससे कि बिलों के प्रस्तुत करने, बिलों की कंट्रोलिंग करने, बजट की कंट्रोलिंग करने में आसानी रहे। तो 1998 या उसके पश्चात अब प्रत्येक जिले में एक डीडीओ होता है, एक विभाग का। डीडीओ तो बहुत होंगे लेकिन एक विभाग का एक डीडीओ होगा। अगर वो कोई भी जिला है, अलीगढ़ है, देवरिया है, श्रावस्ती है, वहाँ पर अगर कृषि के 5 कार्यालय हैं तो 5 कार्यालय का डीडीओ एक होगा। ऐसे ही आईटीआई के अगर 4 आईटीआई है तो एक ही उसका डीडीओ होगा जो 4 आईटीआई का ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट करेगा।
ऐसे ही पीडब्ल्यूडी के अगर 5 निर्माण खंड हैं तो 5 निर्माण खंड का डीडीओ एक ही अधिकारी को बनाया जाएगा। और ये डीडीओ वित्त विभाग की सहमत से बनाया जाता है। पहले तो प्रशासनिक विभाग स्वयं बनाता था डीडीओ, लेकिन सरकार ने 4 अगस्त 1998 का वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश, कार्यालय ज्ञात था, जिसमें उन्होंने कहा कि डीडीओ की नियुक्ति वित्त विभाग की संस्तुति के आधार पर ही अब प्रशासनिक विभाग करेंगे और वित्त विभाग ही डीडीओ कोड देता है। जब डीडीओ नियुक्त किया जाता है तो वित्त विभाग जब सहमत देगा तो एक डीडीओ कोड दे देगा और वही उसी डीडीओ कोड से वो अपना आहरण और वितरण सारे देकों को प्रस्तुत करेगा ट्रेजरी। उसी डीडीओ कोड से ट्रेजरी पहचान कर लेगा कि इस डीडीओ का नाम क्या है और ये किस विभाग से संबंधित है। ठीक है, तो डीडीओ कोड दिया जाता है आपका वित्त विभाग के द्वारा। प्रशासनिक विभाग जब अपना प्रस्ताव भेजेगा कि महोदय कि ये हमको डीडीओ कोड एक नया जिला बन गया है या यहाँ पर हमको अपना एक कार्यालयाध्यक्ष तैनात किया जाना है, इससे पहले कोई यहाँ पर अधिकारी नहीं था इस विभाग का, तो एक नया डीडीओ कोड आप उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस जिले में इस विभाग का आहरण वितरण अधिकारी अभी तक कोई नहीं है, तब एक नया डीडीओ कोड देगा। अब एक ध्यान रखिए, कुछ अधिकारी सेल्फ डीडीओ कहलाते हैं। सेल्फ डीडीओ उन्हें कहते हैं जो स्वयं अपने बिल का, स्वयं अपने देकों का भुगतान करते हैं। उनके लिए किसी के हस्ताक्षर जरूरत नहीं होती है, उनके हस्ताक्षर स्वयं वैलिड होते हैं। तो जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी होते हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज होते हैं जो उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी होते हैं, इनका दर्जा कोई भी हो, चाहे वो अभी प्रविच्छाधीन हो या आपका कितना भी सीनियर हो कितना भी जूनियर हो, ये सेल्फ डीडीओ होते हैं। लेकिन पीसीएस और फाइनेंस सेवा, उत्तर प्रदेश वित्त और लेखा सेवा और उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के वो अधिकारी जो क्लास 1 हो गए हैं, जो कम से कम लेवल 11 में पहुंच गए हैं, उन अधिकारियों को सेल्फ डीडीओ घोषित किया जाता है। वो अपना वेतन आदि का आहरण स्वयं करते हैं। ठीक है, और सेल्फ डीडीओ को जो कोड दिया जाता है वो कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये 1 लाइनर नोट्स टाइप के आपको याद रखने की जरूरत है, पॉइंट वाइज को बनाइएगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं कि पेपर का कब क्या पैटर्न बदल दिया जाए और हो सकता है डीडीओ के संबंध में छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन दे दे या 10 क्वेश्चन दे दे या टिप्पणियाँ अलग अलग दे दे। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन देगा आपके डीडीओ पर तो आप कमी बेसी कर सकते हैं, कोई पॉइंट छूट जाएगा तो भी काम चलेगा, क्योंकि डीडीओ कर्तव्य दायित्व तो इतना है कि आप 5 पेज भी लिखेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि अधिक से अधिक पॉइंट को मैंने अपने स्क्रीन पर आप देखेंगे तो काफ़ी घना है और बहुत कुछ ले आया हूँ। 100 से 150 शब्दों से ज़्यादा डीडीओ पर कर्तव्य दायित्व नहीं आते हैं, लेकिन मेरे स्क्रीन पर आप 500 शब्दों से ज़्यादा आप शब्द देखेंगे। ये एक निबंध टाइप का है। तो आपको बता दिया कि डीडीओ कैसे बनते हैं। अब आता है डीडीओ कर्तव्य दायित्व। डीडीओ के कर्तव्य दायित्व तो वही है जो कार्यालयाध्यक्ष के हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी किसी भी बड़े विभाग में, बड़े कार्यालय में अगर कार्यालयाध्यक्ष चाहे तो अपने अधीनस्थ किसी भी राजपत्रित अधिकारी को डीडीओ बना सकता है। शासन के द्वारा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा तो डीडीओशिप दी जाती है, लेकिन वो अगर चाहे तो बिल वाउचर में किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर करने का अनुमति दे सकता है, लेकिन डीडीओशिप के कर्तव्य दायित्व की पूरी जिम्मेदारी उसकी रहेगी, डीडीओ कोड की उसकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो डीडीओ को सरकार के धन को व्यय करने, एक बात ध्यान रखना, मैंने यहीं पर शुरुआत किया है कि डीडीओ कर्तव्य दायित्वों को समझने से पहले ध्यान रहे डीडीओ को क्या बात सबसे महत्वपूर्ण अपने जहन में हमेशा रखना चाहिए, जिसको हम वित्तीय औचित्य के मानक कहते हैं। हर अभ्यर्थी ध्यान रखेगा, वित्तीय औचित्य का मानक, इसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल प्रोप्राइटीनेस। वित्तीय औचित्य का मानक क्या है कि सरकारी धन को व्यय करने में वैसे ही सतर्कता बरतनी चाहिए जैसे कि एक साधारण मनुष्य स्वयं अपने धन को खर्च करने में बरतता है। भाई, हम आप लोग जब कोई भी धन खर्च करते हैं, से हम लोग को सैलरी मिलती है और जब आप बाजार जाते हैं तो कितना मोल तोल करते हैं कि जो दुकानदार जितना मांगता है पकड़ा देते हैं, कि जैसे मन होता है वैसे कोई सामान खरीद लेते हैं, कि आपके जहन में कहीं नहीं आता है कि सामान महंगा है कि सस्ता है। तो बस एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, सामान्य व्यक्ति किसी भी चीज़ को
वित्तीय खर्च करते समय वो विशेष ध्यान रखता है कि धन का दुरुपयोग ना हो जाए, धन अधिक ना खर्च हो जाए। धन हम देख लें कि जरूरत है कि नहीं खर्च करने की, देख लें कि जहां खर्च कर रहे हैं यहां पर ये खर्च उपयोगी साबित होगा भविष्य में कि नहीं होगा। यही सब तो हम देखते हैं। घर में हम लोग यही तो बात करते हैं कि भाई हम ये सामान क्यों खरीदने जा रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ सामान रखा हुआ है। तो बस एक सामान्य व्यक्ति जैसे अपने धन को खर्च करता है उसी प्रकार से सरकारी धन को व्यय करना चाहिए, यानी कि धन का मितव्ययता पूर्वक व्यय किया जाना चाहिए। डीडीओ को हमेशा ये अपने जहन में रखना चाहिए। ठीक है, इसको वित्तीय औचित्य के मानक कहते हैं, एक जगह लिख लीजिएगा, वित्तीय औचित्य के मानक। और ये पूरे वित्तीय नियमों में आपको अगर ये लाइन हमेशा याद रही, वित्तीय औचित्य के मानक, तो आप समझ लीजिए एक आप सफल लेखाकार, एक सफल सरकारी कर्मचारी आप साबित होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चाहे बजट मैनुअल हो, चाहे आपका फाइनेंशियल हैंडबुक 5 हो, चाहे आपका कोई भी जेम की प्रणाली हो, चाहे आपका जीएफआर हो, हर जगह पर इस बात का उल्लेख किया जाता है वित्तीय औचित्य के मानकों पर। ठीक है, कि सरकारी धन का व्यय सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, और व्यय आवंटित धन की सीमा के अंतर्गत करना चाहिए, एवं ये देखना चाहिए कि व्यय करने की हमको अनुमति दी गई है अथवा नहीं दी गई है। बिना स्वीकृत के व्यय नहीं करना चाहिए। तो डीडीओ ये देखेगा कि जो आया हुआ है बिल, देयक आया है ट्रेजरी में किसी भी कार्यालय के द्वारा, वो क्या उसकी स्वीकृति है, क्या वो बजट आवंटन है, उस मानक मद में उस आइटम में उतनी धनराशि अवशेष है। अगर ये सब चीजें हैं तो वो स्वीकार करेगा। व्यय आवंटन के अंतर्गत होना चाहिए, जो आवंटित है उसके अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, वो मिलान करेगा व्यय रजिस्टर से, वो मिलान करेगा बजट कंट्रोलिंग रजिस्टर से। यह देखना चाहिए कि और साथ ही साथ मासिक अवशेष और दैनिक अवशेष का नियमित सत्यापन करना चाहिए। जब वो दैनिक और मासिक अवशेष का सत्यापन करेगा तो उसको पता हो जाएगा कि किस मानक मद में और किस मद में कितना धनराशि था, 42 अन्य व्यय में कितना है, स्टेशनरी में कितना है, वेतन में कितना है, आपका लघु निर्माण में कितना है, इनमें धनराशि कितनी थी और कितना व्यय हो चुका है। ये उसको वो तभी सफल हो पाएगा डीडीओ जब वो हर माह पंजिका मंगाकर, बजट कंट्रोल पंजिका और व्यय पंजिका को मंगाकर चेक करेगा और उसका सत्यापन अपने 11C रजिस्टर से करेगा, कैश बुक से करेगा। सरकारी धनराशि को मजबूत कैश चेस्ट में होना चाहिए। डीडीओ सुनिश्चित करेगा कि एक कैश चेस्ट हो। अब देखिए, क्योंकि अब सारे पेमेंट ऑनलाइन होने लगा है, अब डीडीओ पोर्टल बन चुका है, कैश नहीं मिलता है, बल्कि अब सीधे सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में दिया जाता है। और एक समय पर डबल लॉक की व्यवस्था होती थी, और डबल लॉक की व्यवस्था होने पर 2 चाबियां होती है डबल लॉक के अंतर्गत, एक चाबी कैशियर रखता है और एक चाबी डीडीओ रखता है। जब उस कैश चेस्ट में, कैश चेस्ट का मतलब होता है तिजोरी, उस तिजोरी में जब एक चाबी पहले लगाएगा कैशियर और दूसरी चाबी लगाएगा जब डीडीओ, तब जाके वो लॉक खुलेगा। यानी कि इससे स्पष्ट होता था कि जब तक 2 लोग की साठगांठ नहीं होगी तब तक कैश चेस्ट ना तो तोड़ा जाएगा और ना उससे धनराशि निकलेगी, ना किसी प्रकार का गबन होगा। तो ध्यान रखना, एक यह भी डीडीओ देखता है कि कार्यालय में कैश चेस्ट है, आहरित। और बहुत से ट्रेजरी में तो बहुत से विभागों की कैश चेस्ट रखी जाती थी, वहीं पर लोग जाम कर देते थे। और बहुत से ऐसे कार्यालय होते थे जो असुरक्षित जगहों में होते थे, उन्हें ये लगता था कि असुरक्षित जगह है, ये कोई भी कैश चेस्ट को तोड़ सकता है या तिजोरी उखाड़ के ले जा सकता है। तो एक पुराने जमाने में ट्रेजरी में कैश चेस्ट विभिन्न विभाग के लोग अपनी लगा जाते थे, क्योंकि ट्रेजरी में एक गारद होती है, ट्रेजरी में सुरक्षा व्यवस्था होती है और 24 घंटे वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रहती है जो कि ट्रेजरी की सुरक्षा करते हैं। तो बहुत से विभाग अपनी कैश चेस्ट ट्रेजरी में रखवाते थे, उनके बरामदे में लगवा देते थे। उन्हें जब लगता था कि उनका कार्यालय सेफ नहीं है। तो डीडीओ को यह ध्यान रखना चाहिए कि डबल लॉक ऐसी जगह पर हो जहां सुरक्षित हो। आहरित की जा रही धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया। अगर आप ड्राइंग करने जा रहे हैं तो डीडीओ को ये देख लेना चाहिए कि ये वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है, खर्च करने की अनुमति प्राप्त है।
और जो खर्च की जा रही धनराशि वो किस शासनादेश के अंतर्गत खर्च की जा रही है, क्या उसका कोई शासनादेश है? अगर कोई योजना के अंतर्गत खर्च की जा रही है तो योजना में क्या खर्च के नियम लिखे गए हैं, डीडीओ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको मैंने बताया एक जिले में एक विभाग के कई कार्यालय होते हैं और सभी कार्यालयों का डीडीओ एक ही अधिकारी होगा। जो सीनियर मोस्ट होता है सामान्यतः उसी को डीडीओ बनाया जाता है। तो प्रत्येक कार्यालय में क्या क्या काम किया जा रहा है, किस नियमों के अंदर किया जा रहा है, डीडीओ को जानकारी होनी चाहिए और डीडीओ इन सबको ध्यान रखते हुए दिनकों को ट्रेजरी में प्रस्तुत करेगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए डीडीओ तो ये सब कामों को देखेगा, इसका आशय ये नहीं है कि कार्यालयाध्यक्ष की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। कार्यालयाध्यक्ष स्वतः में ही वो डीडीओ मान के चलिए, उसको सरकारी कार्यों के दृष्टिकोण से तो डीडीओ बनाया गया है ट्रेजरी के लिए, लेकिन हर कार्यालय का कार्यालयाध्यक्ष आपको वित्तीय नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और वो पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगा अपने कार्यालय के लिए। ऐसा नहीं कि डीडीओ ने अगर के हस्ताक्षर है और ट्रेजरी से आहरण किया जा रहा है तो कार्यालयाध्यक्ष अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएगा। कार्यालयाध्यक्ष अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बचेगा, लेकिन इसके पश्चात भी आहरण वितरण अधिकारी को भी यही बातों को ध्यान रखना चाहिए और ये सारे बातें कार्यालयाध्यक्ष पर भी लागू होती हैं। ठीक है। और डीडीओ का प्रमाण पत्र अंकित होता है बिल में। जो भी हम लोग के आकस्मिक व्यय, आप लोग का आकस्मिक व्यय और या अन्य कोई बिल जाता है, प्रस्तुत होता है ट्रेजरी में, तो उस पर एक प्रमाण पत्र लगाता है डीडीओ और इसीलिए डीडीओ अपने तो हस्ताक्षर कराता ही कराता है, साथ ही साथ कार्यालयाध्यक्ष के भी हस्ताक्षर कराता है जिस कार्यालय से वो बिल आए हुए हैं, क्योंकि ट्रेजरी में डीडीओ के हस्ताक्षर प्रमाणित होते हैं। इसलिए ट्रेजरी अफसर हमेशा डीडीओ के हस्ताक्षर को देखकर भुगतान करता है। वो कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षरों को पहचान नहीं करता, वो डीडीओ के हस्ताक्षर की पहचान करता है। और डीडीओ लिखता है कि बिल पर अंकित बचत आवंटन की धनराशि तथा उसके समक्ष कुल व्यय की धनराशि को मैंने स्वयं जांच लिया है और वो सही है। यानी कि जो धनराशि आवंटित थी और इस बिल में जो धनराशि है इसको मिलाकर जितना कुल खर्च मैं दिखा रहा हूं वो सही है, वो आवंटित बजट से ज़्यादा नहीं है। और स्वयं अपने हस्ताक्षर करता है और साथ साथ उस कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर कराता है जिस कार्यालय से बिल आया हुआ है। ठीक है। तो आप ये बात तो समझ के आ रही है ना कि कार्यालयाध्यक्ष और डीडीओ कौन कौन होते हैं। किसी भी कार्यालय का एक कार्यालयाध्यक्ष स्वयं डीडीओ भी हो सकता है और दूसरे अपने ही विभाग के अन्य कार्यालयों का भी वो डीडीओ होता है। जैसे एक उदाहरण पे देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए कि आपका किसी जिले में लखीमपुर खीरी या श्रावस्ती या बहराइच में लोक निर्माण विभाग का कार्यालय है और वहाँ पर कई निर्माण खंड हैं। निर्माण खंड 1, निर्माण खंड 2, निर्माण खंड 3, 4, एसडीओ के कार्यालय भी हैं, जेई के कार्यालय भी हैं, आपके सहायक अभियंता के कार्यालय हैं, एक्सियन भी उसमें कई बैठते हैं। लेकिन इनमें से एक जो एक्सियन होगा, जो एक निर्माण खंड होगा, उसको डीडीओशिप की पावर मिली होगी। वो न केवल अपने कार्यालय का भी आहरण वितरण का कार्य कराएगा ट्रेजरी के माध्यम से, बल्कि जो मैंने बताए निर्माण खंड 1, 2, 3, 4 जितने कार्यालय हैं उन कार्यालयाध्यक्षों का भी वो डीडीओ रहेगा। तो कहने का मतलब डीडीओ अन्य कार्यालयों का भी डीडीओ होता है और वो अपने कार्यालय का कार्यालयाध्यक्ष और डीडीओ दोनों होता है। ठीक है। ऐसे ही कृषि विभाग ले लीजिए। मान लीजिए किसी जिले में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डीडीओ होता है और उसके अधीन नहीं कहूँगा, बल्कि उसी जिले में आपको जिला कृषि अधिकारी भी होगा, आपका जिला प्रसार अधिकारी भी होगा, आपका जिला प्लांट प्रोडक्शन अधिकारी भी होगा, अन्य आपके एसडीओ भी होंगे। तमाम अलग अलग कार्यालय तहसील से, ब्लॉक से लेकर जिलों में होंगे। लेकिन आहरण वितरण काम वो जिला उप निदेशक कृषि ही न केवल अपने कार्यालय का डीडीओ का काम करेगा, बल्कि अपने विभाग के अन्य कार्यालयों का उस जिले के उनका भी डीडीओशिप का काम करेगा। तो जो डीडीओ होता है वो जब दूसरे कार्यालय का आएगा बिल तो उस पर यह प्रमाण पत्र लगा होगा और कहेगा कार्यालयाध्यक्ष से कि आप अपने भी हस्ताक्षर कर दीजिए और मैं भी हस्ताक्षर कर देता हूं, क्योंकि आप अपने कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष हैं। बजट के कंट्रोलिंग का काम आपका है। मैं तो जिले के अपने पूरे विभाग के कार्यालयों को कंट्रोल कर रहा हूं। इसका मतलब नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी आप बच जाएंगे। ठीक है।
तो इसके अतिरिक्त देयकों को ट्रेजरी प्रस्तुत करने से पहले यह देख लें कि आहरण अग्रिम है तो देयक में एसी लिखा हो, एडवांस, टीडीएस काट लिया गया हो, संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र लगा हो, बाउचर के स्टॉक एंट्री हो, लाभार्थी सूची संलग्न हो, खाता संख्या सही हो। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिए। बजट के अभाव में TR 27 का आदेश संलग्न हो। देयकों को भरते समय डीडीओ को देखना चाहिए कि देयक शुद्ध एवं साफ तरीके से बने हो, अंग्रेजी में अंकित हो, ओवर राइटिंग ना हो, गलत एंट्री अगर है तो उसको आर पार काट करके सही हस्ताक्षर करने चाहिए, सत्यापित करना चाहिए। देयकों को खुर्चा या इरेज ना किया गया हो। धनराशि इस प्रकार लिखी गई हो कि घटाने बढ़ाने की संभावना न रहे। देयकों पर हस्ताक्षर से पूर्व 11C रजिस्टर में अंकित कर दिया गया हो। देयक ट्रेजरी रजिस्टर में चढ़ा दिए गए हों। ट्रेजरी से भुगतान देयकों को कैश बुक में अंकन हो गया हो। 11C से मिलान कर लिया गया हो। वेतन बिल, आकस्मिक व्यय बिल एवं यात्रा भत्ता बिल देयकों में डीडीओ को देखना चाहिए कि वेतन स्वीकृत पदों से अधिक ना हो। अवशेष एरियर बिल अलग बनाया गया हो। अवकाश वेतन के आहरण के पूर्व अवकाश की अवधि को अवकाश लेखे से घटा दिया गया हो। कालातीत दावों को पूर्व लेखा परीक्षा करा लिया गया हो। आकस्मिक व्यय और अन्य मानक मद के व्यय देयकों में पेमेंट ऑर्डर भुगतान का निरस्त किया ये लिखा हो। सही लाभग्राही का नाम, अकाउंट नंबर, टीडीएस, जीएसटी आदि की जांच कर ली गई हो। यात्रा भत्ता देयक में दावेदार का प्रमाण पत्र लगा हो। समयावधि में प्रस्तुत कर दिया गया हो। अधिकारी के द्वारा, कंट्रोलिंग अधिकारी द्वारा प्रत्यहस्ताक्षर किया गया हो और पूर्व में अग्रिम अगर दिया गया है तो उसका संयोजन कर लिया गया हो। और इसके अलावा डीडीओ के स्तर पर कुछ पंजिकाएं और रजिस्टर रखे जाते हैं जिसका मैंने उल्लेख नीचे किया है। तो इसको आप नोट्स बना लें, वन लाइनर नोट्स बनाएं, पॉइंट वाइज बोर्ड नोट्स बनाएं। और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर अगर कोई भी बिंदु आपको अस्पष्ट लग रहा हो, समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।